सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर हमारा बायोलॉजी का है। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम तक थे। उसके आगे के सारे ही टॉपिक्स रेस्पिरेशन, उनको हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके जल्दी से देख लीजिए और ज़्यादा समय न लेते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो अभी तक हम अपने चैप्टर में पढ़ लिया था कि हमारा डाइजेशन किस तरह से होता है, किन लेवल्स पे होता है, और फ्लो चार्ट की फॉर्म में उसे देख भी लिया था कि पूरी प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है रेस्पिरेशन के बारे में। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो रेस्पिरेशन है उसका मतलब है टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये पूरी प्रोसेस नहीं है। इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो इसको हम कहते हैं ओनली ब्रीदिंग, ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो फूड ब्रेक डाउन होता है उस पूरी प्रोसेस में काम आती है और हमारे सेल तक पहुंचती है, वो ऑक्सीजन जाती है और हमारे पूरे सेल तक पहुंचती है, तो उन सेल को काम वर्क करने में मदद करती है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। आगे समझ में? तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रेस्पिरेशन क्या है अब देखते हैं। प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक जो लिविंग बीइंग है वो एनर्जी एक्वायर करता है, किससे? फूड के ब्रेकडाउन से, ठीक है। फूड के ब्रेकडाउन होने से उसे एनर्जी मिलती है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग क्या है? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होता कहाँ है? रेस्पिरेशन की हमारी जो साइट है, जिस जगह रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन की साइट कौन सी है, तो आपको उस पर लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पे रेस्पिरेशन देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी जो एनर्जी है जो हमें फूड के ब्रेकडाउन से मिलती है, ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? ये हमारी होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी। एटीपी की फॉर्म में ये रिलीज होती है। दूसरी होती है एडीपी और ये है एटीपी, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में हमारी एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो एटीपी है कहाँ पे स्टोर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ क्यों स्टोर होगा? क्योंकि जब हमारा रेस्पिरेशन वहाँ पे हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एनर्जी भी एटीपी की फॉर्म में वहीं पे स्टोर होती है। और जब भी हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है तो हमारे सेल्स क्या करते हैं, उस एटीपी को जो हमारे सेल्स में रिलीज हुए हैं उनको यूज़ कर लेते हैं अपने वर्किंग के लिए। हमें पता है ना कि सेल के अंदर हमारी काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, 9th में पढ़ा था। न्यूक्लियस होता है हमारा, साइटोप्लाज्म होता है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, लाइजोसोम्स होते हैं। तो उसी में से एक था ना हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें हमने पढ़ा था स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी, तो ये वही है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या है, किन किन स्टेप्स पे जाके रेस्पिरेशन होती है। फर्स्ट हमारी रेस्पिरेशन शुरू होती है ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, कि जो हमारा ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब ग्लूकोज क्या है और पायरुवेट क्या है उसे समझ लेते हैं। सो अब देखते हैं हमारा रेस्पिरेशन जो था वो किस तरह से होता है, उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। अब ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना। हमें जो भी एनर्जी है वो किससे मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है? जो भी हम फूड खाते हैं जब वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल में, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में ब्रेक डाउन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है फूड के अंदर वो ब्रेक डाउन होता है किस में? पायरुवेट में, फिर हमें एनर्जी मिलती है। हैपन्स इन साइटोप्लाज्म। ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? जो ग्लूकोज है हमारा वो पायरुवेट में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर। नेक्स्ट वन इज C6H12O6 breaks into C3H4O3, 3 कार्बन एटम।
अब ये है क्या, C6H12O6 क्या है हमारा, ग्लूकोज है, ठीक है। ये किस में ब्रेक डाउन होता है, C6H12O6, ये ब्रेक डाउन होता है हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल C3H4O3, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लूकोज एंड दिस वन इज पाइरूवेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो C है हमारा उसके 6 एटम्स है, जबकि पाइरूवेट में C के 3 एटम्स है, तो इसको हम कहते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसको 3 एटम 3 कार्बन। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, यहाँ पे कितने हैं 6 कार्बन। तो जो हमारा पाइरूवेट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हो गया, पाइरूवेट में, और ये सब कहाँ चल रहा है हमारा, साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है। नेक्स्ट वन इज फेट ऑफ पाइरूविक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या होता है, अब ग्लूकोज पाइरूवेट में तो कन्वर्ट हो गया, अब इस पाइरूवेट का आगे जाके क्या होगा, इस पाइरूवेट का भी कुछ ना कुछ होता है, वो अलग अलग टर्म्स में होता है, अलग अलग टाइप्स में होता है, उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब है फेट ऑफ पाइरूविक एसिड। अब जो पाइरूविक एसिड है उसका क्या होता है आगे, फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द मॉलिक्यूल फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब जो हमारा पाइरूविक एसिड है वो भी कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पाइरूविक एसिड में, पाइरूविक एसिड किस में ब्रेक डाउन होगा, किसी ना किसी और चीज में होगा ब्रेक डाउन, और कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा। जो वो प्रोडक्ट बनाएगा वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन हमारी एरोबिक है या एनारोबिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसमें O2 प्रेजेंट होता है, एनारोबिक क्या होती है, जिसमें O2 प्रेजेंट नहीं होता है। अभी हम इन दोनों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारा ग्लूकोज था वो ब्रेक डाउन हुआ पाइरूविक एसिड में, पाइरूविक एसिड आगे जाके अलग अलग चीजों में ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की रेस्पिरेशन चल रही है, वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो रही है या एनारोबिक हो रही है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनते हैं। लास्ट वन इज रेस्पिरेशन इन्वॉल्व। रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, गैसियस एक्सचेंज। फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है क्योंकि O2 के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होता है, या फिर O2 की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है। तो इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 ये होना बहुत जरूरी है, अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब क्या है, हमारा फूड का ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा फूड का ब्रेकडाउन नहीं होता, या फूड के ब्रेकडाउन से क्या मतलब है, अगर हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होता पाइरूविक एसिड में तो आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी। तो ये दोनों चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, किसमें, हमारे रेस्पिरेशन के अंदर। आगे अब हम पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है और एनारोबिक कौन सी होती है। अभी हमने पढ़ लिया कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, किन किन स्टेप्स पे रेस्पिरेशन की जाती है। अब हम देखने वाले हैं कि 2 टाइप्स की रेस्पिरेशन कौन सी होती है। अभी हमने पढ़ लिया था कि स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन क्या थे, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट में, फिर पाइरूवेट आगे जाके ब्रेक डाउन होता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स में। वो प्रोडक्ट किस पे बेस होते हैं कि किस टाइप की रेस्पिरेशन है, एरोबिक है या एनारोबिक है, उस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारी रेस्पिरेशन है जो वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एरोबिक, सेकंड वन इज एनारोबिक। एरोबिक कौन सी होती है, O2 प्रेजेंट। अब जिस रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है वो होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनारोबिक। एन लग गया मतलब हट गया ऑक्सीजन हमारा, तो O2 एब्सेंट, जिसमें हमारी ऑक्सीजन एब्सेंट होती है वो होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फर्स्ट और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो यही है। नेक्स्ट वन इज गैसेस आर एक्सचेंज। इसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं, O2 लेते CO2 दे देते हैं। इसमें गैसेस का जो एक्सचेंज है वो होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती ही नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं, तो गैसेस एक्सचेंज क्यों करेंगे। नेक्स्ट वन इज कैन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, मतलब दोनों में होता है। पहले हमारा ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो रहा था, पाइरूवेट में, वो साइटोप्लाज्म में था। आगे जाके जो हमारा ब्रेक डाउन होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। बट जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है,
सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही सारा काम हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, वहां तक कुछ पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है आगे जाके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट वन इज वाटर एंड देन इज एनर्जी, इन तीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल CO2 प्लस एनर्जी। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है आगे जाके, इथाइल अल्कोहल जिसे हम एथनॉल भी कहते हैं, और CO2 और एनर्जी में। आगे समझ। नेक्स्ट वन इज इसमें हमारा वाटर नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हायर ऑर्गेनिज्म सच एज मैमल्स हैव दिस रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन क्या होती है, हायर ऑर्गेनिज्म जो हमारे ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर होती है, सिंपलर में नहीं होती। हायर जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कि मैमल्स, ह्यूमन बींग्स हो गए, हम लोगों में क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंपलर जिनका बॉडी डिजाइन होता है, यीस्ट का जिस तरह से सिंपलर बॉडी डिजाइन होता है, उनके अंदर हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो बहुत सिंपल होती है, उसमें इतना कोई कहते हैं ना कि झोला वाला झोल बोल नहीं होता कि ज़्यादा ये करना है, ज़्यादा तामझाम नहीं होता। जबकि जो एरोबिक वाली है इसमें बहुत कुछ होता है, कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसलिए जो सिंपल वाली होती है वो हमारी एनारोबिक, वो किस में होती है, सिंपलर ऑर्गेनिज्म में। और जो हमारी कॉम्प्लेक्स वाली है जो है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, वो होती है हमारी मोर कॉम्प्लेक्स वाले में जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मैमल्स। नेक्स्ट वन इज मोर एनर्जी रिलीज। अब क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज करेगी। इसमें बनती है हमारी 38 ATP, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ATP कितने बनते हैं इसमें, हमारे 38 बनते हैं, जबकि दूसरी और इसमें हमारे 2 ATP बनते हैं। तो इसमें हाई एनर्जी रिलीज होती है, इसमें लो एनर्जी रिलीज होती है। अभी सिंपलर ऑर्गेनिज्म है तो एनर्जी भी की भी कम नीड पड़ेगी इन्हें, जबकि जो ह्यूमंस है उनको कई सारी लाइफ प्रोसेस करनी होती है तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ती है, इसलिए इनमें हाई एनर्जी रिलीज होती है, इनमें लो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये थे हमारे 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अभी हमने पढ़ा था कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या थे, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड आगे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो पाथवे क्या होता है, उसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, अलग अलग तरीके से ग्लूकोज जो हमारा है वो ब्रेकडाउन होता है। अब ना पहले के जो दोनों टॉपिक थे वो दोनों मिक्स हो चुके हैं यहाँ, इसमें एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन भी है, साथ ही साथ इसमें स्टेप्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी है। ठीक है, देखते हैं अभी से। ग्लूकोज क्या है हमारा, C6H12O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला। नेक्स्ट वन इज वो किस में कन्वर्ट होता है, हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा आगे जाके, इसके 3 पाथवेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इनमें से 2 पाथवे जो है वो एनारोबिक है, जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, इट मीन्स कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। थर्ड वन इज हमारा जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और वो एरोबिक है। तो ये है हमारे, ये दोनों हैं हमारे एनारोबिक, और ये जो हमारा लास्ट वन है ये है हमारा एरोबिक। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देख लेते हैं फर्स्ट जो हमारा पाथवे वो क्या है, जो हमारा पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, किस में कन्वर्ट हुआ, क्या प्रोडक्ट दिया उसने हमें, इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है, अब ये हमारा कन्वर्ट हुआ इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। अब जो हमारा पहला पाथवे है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें, इथेनॉल, CO2 और ATP। ये किसमें होता है हमारा, यीस्ट के अंदर होता है। ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है हमारा ये किसके अंदर होता है, हमारा यीस्ट के अंदर। ये प्रोसेस हमारा यीस्ट का है, यीस्ट की बॉडी में। ये था हमारा फर्स्ट पाथवे जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं थी। हमें प्रोडक्ट क्या मिले, इथेनॉल,
CO2 और 2 ATP। 2 ATP मतलब बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। क्यों? क्योंकि सिंपलर ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं उसे। नेक्स्ट वन इज सेकेंड पाथवे कौन सा है हमारा? लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन होती है बट बहुत ही कम अमाउंट में होती है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, ठीक है, इन मसल्स। और ये कहाँ पे टेक प्लेस करता है? मसल्स में। पहला यीस्ट में कर रहा था, सेकंड वन इज मसल्स, जो बॉडी की मसल्स होती है ना उसमें। अब क्या होता है, ये क्या बनाता है, ये प्रोडक्ट क्या देता है? लैक्टिक एसिड और 2 ATP। लैक्टिक एसिड और 2 ATP मतलब एनर्जी तो इसमें बहुत कम रिलीज हो रही है, और दूसरा ये एक अलग प्रोडक्ट बना रहा है, ये है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड बना रहा है तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा इसके अंदर। तो देखो, द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स लीड्स टू क्रैम्प्स। कई बार क्या होता है, एथलीट्स को देखा होगा कि जब हम बहुत देर, या फिर हम लोग में भी देख सकते हो आप, कि बहुत देर तक जब हम भागते हैं अचानक से, ठीक है, तो काफ़ी टाइम जब हो जाता है मैं भागते भागते, तो एक टाइम आता है हमारे ना जो घुटने होते हैं या फिर जो हमारे पैरों की मसल्स होती है वो एकदम भरने से लग जाती है, उसमें पेन होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो जो बहुत ज़्यादा पेन होता है और हमें लगता है कि अब वो एरिया जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया है, वहाँ पे जैसे मोच टाइप आ गई है, इतना ज़्यादा दर्द करता है, तो वो जो पेन है तो वहाँ वो किस वजह से हो रहा है? लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से। उतने एरिया में हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो यही है हमारा, जब हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंड पाथवे, जो क्या है हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा तेज भागते हैं कभी कभार, तो क्या होता है उस टाइम में हमें ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही होती है ना, हमारी स्पीड बहुत तेज होती है, बट हमारा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन की स्पीड जो है वो बहुत धीरे होती है। जो हमारा ऑक्सीजन हम लेते हैं वो बहुत धीरे स्पीड होती है, तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो पूरी मात्रा में हम उसे इनफ एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन हमें मिलती नहीं है, जिस वजह से क्या होता है ऑक्सीजन की लैक की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे पैरों पे क्रैम्प्स आ जाते हैं हमारी मसल्स में, और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा सेकेंड पाथवे। थर्ड पाथवे है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? साइट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई। इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं? CO2, H2O और 38 ATP। अब 38 ATP क्यों बनते हैं? क्योंकि ये हायर ऑर्गेनिज्म में होती हैं, और हायर ऑर्गेनिज्म में तो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होगा, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये था हमारा 3 पाथवे जिससे रेस्पिरेशन होती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से हैं, और कितने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब हम देखने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कि जो ह्यूमन हैं, जो मानव लोग हैं, वो कैसे किस तरह रेस्पायर करते हैं, उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होती है, अब हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इसको भी हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट इस तरह शुरू होता है कि फर्स्ट होता है हमारा नोस्ट्रिल्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप है, दिस वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड ये 10th, और ये लास्ट वन इज 11th। ओके, अब क्या है यहाँ पे, देखो नोस्ट्रिल से शुरू हुआ। अब यहाँ हमारी जो नोज है इसमें भी अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये नोज है, तो नोज के दो हमारे होल्स होते हैं, जो 2 छेद होते हैं, उनको कहते हैं नोस्ट्रिल्स। तो नोस्ट्रिल से हमारी शुरुआत होती है, यहाँ से हम एयर को ब्रीद इन करते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं। तो जब हमने एयर इनहेल करी तो हमारी नोस्ट्रिल्स के अंदर गई वो, फिर नोस्ट्रिल्स के बाद कहाँ जाती है? नसल पैसेज। जो नोज है हमारी, उसमें एक पैसेज होता है जो यहाँ से हमारे इस तरह से जाता है, ठीक है, अंदर की साइड से। तो यहाँ से यहाँ तक गई, तो वो हो गया हमारा नोस्ट्रिल्स। उसके बाद जो अंदर नाक का एरिया जो उसने कवर किया, नोज का एरिया, उसको हम कहते हैं नसल पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नसल कैविटी। उसके बाद जो नोस्ट्रिल्स है वहां से लेके फेरिंग्स तक जाने के लिए उसके बीच का जो एरिया होता है उसे नसल कैविटी कहते हैं। फिर कहाँ जाती है हमारी एयर? नसल कैविटी में जाती है। तो नोस्ट्रिल से शुरू हुई, नसल पैसेज में गई, फिर नसल कैविटी में गई। उसके बाद फेरिंग्स पे जाती है हमारी, फेरिंग्स से जाती है लैरिंग्स पे, लैरिंग्स के बाद जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वहां तक जाती है, ठीक है। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाती है हमारी? ट्रैकिया, इस एरिया में, इस पोर्शन में पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाती है?
ट्रैकिया में जाने के बाद वो जाती है हमारी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई किस तरह से होती है हमारी, ये ट्रैकिया है, ये ऐसे डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। फिर ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाती है, लंग्स, जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें चली जाती है। इन लंग्स में ये जो ब्रोंकाई है वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे और पार्ट्स में, इनको हम कहते हैं ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर वो ब्रोंक्यूल्स में चली जाती है, उसके बाद एल्वियोलर में चली जाती है, या फिर एल्वियोलाई भी कह सकते हैं हम, जब बहुत सारे होते हैं एल्वियोलाई कहते हैं, सिंगल को हम एल्वियोलर कहते हैं, ओके। फिर वो जाती है एल्वियोलर। एल्वियोलर क्या होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ये हमारे ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। ये थी हमारी ब्रोंकाई, ये गई हमारी लंग, ये था हमारा ट्रैकिया, ये हो गई ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई लंग्स है, लंग्स के अंदर जाके डिवाइड हो जाती है कई सारी ब्रांचेस में, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलर, ओके, आगे समझ में। उसके बाद वो एल्वियोलर किसमें, एल्वियोलर से कहाँ चली जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी हमारी ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, बिल्कुल जो छोटे छोटे नेटवर्क होता है ना मसल्स का, उन्हें हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। फिर चली जाती है हमारी ब्लड कैपिलरीज में, यहाँ पे एक्सचेंज होता है हमारा दोनों गैसेस का, उसके बाद हमारा रेस्पिरेशन होता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ किस काम आती है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अवर नोस्ट्रिल्स। दो नोस्ट्रिल्स होती है हमारी, एक एरा एक एरा, तो इन दोनों नोस्ट्रिल से हमारी एयर ऊपर की साइड जाती है, फिर हमारी बॉडी में एंटर करती है। इनर लाइनिंग कवर्ड बाय हेयर्स म्यूकस। अब जो हमारा नोस्ट्रिल्स है, वो जो नोस्ट्रिल्स है, तो ये जो नोस्ट्रिल्स होती है हमारी, ये दोनों ही क्या होती हैं, हेयर से कवर्ड होती हैं। हमारी नाक में आपको बाल दिखेंगे, छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे, ठीक है। उन हेयर्स का काम क्या होता है मोस्टली, और कभी कभार क्या होता है म्यूकस भी होता है, जो हम सर्दी का टाइम पे जैसे हम कहते हैं जुकाम लग गया तो वो म्यूकस भी होता है। अब इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम ये होता है कि जिस तरह से डस्ट होती है हमारी, ठीक है, जो हमारी एयर होती है उसमें कई सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कई सारा पॉल्यूशन होता है, तो उस पॉल्यूशन को हम वही वाली एयर ले लेते हैं अंदर, ठीक है। तो जब हम वो एयर अंदर लेते हैं तो वो क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है, तो उसमें से पॉल्यूटेंट्स को निकालने का काम और डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम कौन करती है, हमारी यही हेयर करते हैं जो हमारे नोस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो उन नोस्ट्रिल्स में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट को ग्रैब कर लेते हैं, डस्ट को अटका लेते हैं वहीं पे और आगे बढ़ने नहीं देते। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से 100% एयर प्योरीफाई हो जाती है, बट काफ़ी हद तक ये काम करता है। अब क्या होता है, जो हमारा नोस्ट्रिल्स है वहाँ पे हमने बता दिया कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो डस्ट को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद ये जो एयर है कहाँ गई, नसल पैसेज में गई, ठीक है। नसल पैसेज के बाद नसल कैविटी में गई। यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होता है, बस ये इसका वे बता रखा है कि कहाँ से कहाँ तक जाती है। उसके बाद जाती है हमारी फेरिंग्स में। फेरिंग्स में क्या होता है, फेरिंग्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सीधा सीधा सीधा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है कॉन्टिन्यू आफ्टर नसल पैसेज। नसल पैसेज के बाद ये हमारा एक तरह से वे प्रोवाइड करता है किसको, हमारे एयर को हमारे लंग्स तक पहुंचने में। कौन, हमारा फेरिंग्स, ठीक है, आ गया समझ। उसके बाद लैरिंग्स आता है हमारा। फेरिंग्स के बाद एयर कहाँ गई, लैरिंग्स में गई। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स जहाँ पे हेयर थे और म्यूकस था, इन दोनों का काम क्या था, प्योरीफाई करना एयर को। उसके बाद नसल पैसेज, नसल पैसेज के बाद नसल कैविटी, नसल कैविटी के बाद हमारी फेरिंग्स में गई। फेरिंग्स क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फिर जो क्या करते हैं, वे प्रोवाइड करता है टू द लंग्स कि एयर हमारी लंग्स तक पहुंच जाए। उसके बाद फेरिंग्स के बाद जाती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है देखो, कम्स आफ्टर फेरिंग्स। किसके बाद आता है लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है। कंफ्यूज नहीं हो रहा, पी आता है फिर एल आता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है तो हमारा वॉइस बॉक्स से होती है वो जो वॉइस बॉक्स होता है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स में, उसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी एयर कहाँ पहुंच रही है, ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया ये जो होता है हमारा, इसको कहते हैं हम ट्रैकिया, ठीक है। अब इस ट्रैकिया में क्या होता है, कार्टिलेजेस के रिंग प्रेजेंट होते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना बोन्स में और कार्टिलेज में। बोन्स क्या होती है, बोन्स को हम कहते हैं हड्डियाँ, ठीक है। कार्टिलेज में हमारी हड्डी ही होती है, बट वो कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। आपने कभी बोन को मुड़ते हुए देखा है, नहीं देखा, क्यों, क्योंकि बोन मुड़ नहीं सकती। अब जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सिंगल बोन है, तो इस बोन को मैं बीच में से अपने हैंड को ऐसे तोड़ मरोड़ के मोड़ सकती हूँ, नहीं मोड़ सकती।
सिर्फ कहाँ से मुड़ते, जॉइंट से मुड़ते। ये पूरी बोन बीच में से ऐसे मुड़ तो नहीं सकती, मूव तो नहीं हो सकती, तो इनको हम कहते हैं बोन्स। बट अब हमारा ईयर है, इसमें भी कई सारी बोन्स प्रेजेंट है, बट वो क्या है, बोन्स नहीं है, वो है कार्टिलेजेस। क्यों? क्योंकि वो मूवेबल होती हैं, तो मूवेबल बोन्स को हम बोलते हैं कार्टिलेजेस। ठीक है, तो हमारा जो ट्रैकिया होता है उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज के रिंग्स कुछ इस तरह के ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये रिंग्स प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ काम तो होगा इनका, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज ऐसे ही कहीं पे उसकी प्रेजेंस नहीं होती है। अब क्या काम क्या होता है उसका? ट्रैकिया कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, ट्रैकिया में क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। अब क्या करते हैं, इन रिंग्स का काम होता है कि जब भी एयर नहीं होती हमारे ट्रैकिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे ट्रैकिया में एयर नहीं है, ठीक है, हमारा ट्रैकिया पूरी तरह से खाली है, उस टाइम पे हमारा ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो उसको चिपकने से क्या करती है, रोकती है, प्रिवेंट करती है, उसको चिपकने से रोकती है। कौन? हमारी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ये इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है। तो अभी तक हमने देख लिया, नोस्ट्रल से नसल पैसेज, नसल पैसेज से नसल कैविटी, नसल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बाद ब्रोनकाई तक किस तरह से आती है और आगे का रास्ता, आगे का वे किस तरह कवर करती है, उसे हम देखने वाले। तो अभी तक हमने देख लिया था कि किस तरह से नोस्ट्रल से नसल पैसेज तक गया, नसल पैसेज के बाद नसल कैविटी, नसल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारी एयर है उसका जो वे है वो आगे बढ़ता है और वो ब्रोनकाई तक पहुंचती है, उसके बाद वो आगे मूव करती है। अब देखो जो एयर है वो कहाँ तक आ गई थी, हमारी ट्रैकिया तक। ट्रैकिया में पड़ा था रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो कोलैप्स होने से बचा लेते हैं। अब देखते हैं हमारा ब्रोनकाई। ब्रोनकाई क्या है? अ पेयर ऑफ ब्रोनकाई कम्स आउट फ्रॉम ट्रैकिया विद वन ब्रोनकस गोइंग टू ईच लंग। अब क्या होता है, ये ट्रैकिया था, ये दो ब्रोनकाई में, पेयर ऑफ ब्रोनकाई मतलब दो ब्रोनकाई, एक ये रही एक ये रही, दोनों लंग्स में चली जाती है, एक इस लंग में चली गई, एक इस लंग में चली गई। ठीक है, उसके बाद यही जो ब्रोनकाई होती है, तो अगर ये सिंगल सिंगल का है, हम एक ये ब्रोनकाई और ये ब्रोनकाई, इसको सिंगल सिंगल हम कहते हैं ब्रोनकस। ठीक है, तो ये एक ब्रोनकस हो गया, ये दूसरा ब्रोनकस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्रोनक्यूल्स। अब ब्रोनकस डिवाइड इनटू ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स। अब ये जो ब्रोनकस है ये रहा, ये हमारा किस में डिवाइड हो जाता है, और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ब्रोनक्यूल्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोनक्यूल्स। अब ब्रोनकस डिवाइड इनटू ब्रांचेस इनसाइड द लंग विच इज नोन एज ब्रोनक्यूल्स। तो इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ब्रोनक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एल्वियोलाई। अब इन्हीं ब्रोनक्यूल्स के लास्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, जब बहुत सारी होती है तो उन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, जब सिंगल होती है तो उसे एल्वियोलर कहते हैं। अब एल्वियोलाई क्या होती है वो देखते हैं। These are sac at the end of the bronchioles। sac मतलब बोरा टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, बोरे को हम sac कहते हैं, तो उसी के जैसे स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, एल्वियोलस इज कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन। अब ये जो एल्वियोलस होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, और इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, इसकी जो परत है क्या होती है, बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। अब पतली होती है उसके पीछे भी एक रीजन है, उसके पीछे ये रीजन है, अगर वो थिन नहीं होगी, ठीक है, और अगर वो मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है उसके लिए बहुत ही पतली लेयर चाहिए होती है, वरना क्या होगी, गैस पास आउट ही नहीं हो पाएगी अंदर बाहर, इस वजह से। ठीक है, एंड इज प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन। और यही जगह वो होती है जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज खुलती हैं। ठीक है, यही जगह होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन है इसी के साथ साथ ब्लड कैपिलरीज हमारी चलती जाती है। उसके बाद हेयर O2 मिक्स विद ब्लड एंड CO2 एग्जिट फ्रॉम द ब्लड। यहीं पे इन्हीं जो हमारी एल्वियोलाई होती है, इन्हीं पे आके क्या करती है, ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है, और जो CO2 है वो एक्सेल आउट हो जाता है, हमारा एल्वियोलाई में जाता है, फिर एल्वियोलाई से हमारी नोज के थ्रू एक्सेल आउट हो जाता है। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंशियल। और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, O2 अंदर आ जाती है, CO2 बाहर चली जाती है। ये सब क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से। मतलब कि प्रेशर में डिफरेंस होता है, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है, बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है,
तो क्या होता है, इसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, जिस वजह से गैसेज एक्सचेंज हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी एल्वियोलाई के अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पूरा पैसेज किस तरह था। हमने देखा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद लंग्स, लंग्स में हमारे होती है ब्रोंक्यूल्स जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं के एंड में हमारा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद ब्लड कैपिलरीज में किस तरह जाता है उसको हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है हमारा एल्वियोलाई के अंदर। अभी तक हमने उसे क्या थ्योरेटिकल वे में पढ़ लिया था कि हाँ जी गैसियस एक्सचेंज होता है हमारा, एल्वियोलाई से ब्लड सेल्स में जाती है, मतलब कैपिलरीज में जाती है हमारी, फिर कैपिलरीज से वहाँ पे जाती है, ऐसा वैसा वगैरह। बट जब तक हम उसे डायग्रामेटिकली नहीं समझ लेते उतने अच्छे से हमें क्लियर नहीं होता। इसलिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। हाँ मुझे पता है इतना अच्छा नहीं है डायग्राम, मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है, बट पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है हमारी एल्वियोलाई। एक लेबलिंग रह गई इसकी, वो भी कर लेते हैं। ये है हमारी एल्वियोलस, ठीक है। ये है हमारी ब्लड कैपिलरी। तो अब क्या होता है देखते हैं, गैसेज एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में किस तरह से गैसेज एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो पहले हमें ये पढ़ना है कि हमें किस प्रोसीजर से, किस प्रोसेस से ये पूरा गैसेज एक्सचेंज होता है। तो प्रोसेस बाय विच गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन की ही पूरी प्रोसेस से हमारा यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एयर मूव करती है या फिर गैस मूव करती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर से लोअर में, जैसे पानी भी होता है ना, तो अगर पानी क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा फ्लो होगा पानी का, हाई फ्लो होगा, वो वहाँ से लोअर की तरफ मूव करेगा ना कि लोअर से हायर की तरफ। तो इसी तरह से हमारी गैस भी होती है, वो हायर से लोअर की तरफ मूव करती है। तो किस तरह से एक्सचेंज होता है देखते हैं। ये हमारी एल्वियोलस है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी जा रही है हमारी, इसके अंदर ये हमारे ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है देखो, हमने पढ़ा था कि हमने एयरली नोस्ट्रल्स में गई, नोस्ट्रल से नसल पैसेज, नसल पैसेज से नसल कैविटी, फिर उसके बाद हमारी लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर हमारा लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया में गई, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे हमने देखा था कि क्या था हमारा, एल्वियोलस था, एल्वियोलाई थी, एल्वियोलस बोलो, वो था। तो वो एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई के अंदर एयर आई है, अब कैसे क्या होता है उसको देखते हैं। तो एल्वियोलाई के अंदर हमारी ऑक्सीजन आई, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, मतलब ज़्यादा लेवल पे होगी यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो हमारी एल्वियोलाई के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। और जो हमारी ब्लड कैपिलरी जो हमारी जा रही है, यहाँ पे क्या है, जो हमारे ब्लड सेल्स है इन्होंने ऑक्सीजन को ऑलरेडी यूज कर लिया है। जो इनके पास पहले ऑक्सीजन प्रोवाइडेड थी, इन्होंने उसे ऑलरेडी यूज कर लिया और बदले में क्या दे दी, CO2। तो हमारी ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर ज्यादा मात्रा किसकी होगी, CO2 की होगी। आ गया समझ में। एल्वियोलाई में हमारी ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। क्यों, क्योंकि हम एयर से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ इन कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो एल्वियोलाई, हमारी जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, CO2 की। क्यों होगी CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि जो हमने पहले ऑक्सीजन दे दिया था अपने ब्लड सेल्स को, उन्होंने उसे यूज करके बदले में क्या दिया है हमें, CO2 दे दिए। तो यहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरी में किसकी प्रेजेंस ज्यादा है, CO2 की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा मात्रा में क्या है, CO2 है। इतना आगे समझ। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि CO2 की कम होगी, है ना। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो कम क्या होगी, CO2 होगी। अब यहाँ पे हमने CO2 को प्रेजेंट बताया ही क्यों है, देखो अब जो हमारी एयर है, अब ये जरूरी तो नहीं है कि एयर में हमें बताए कि ऑक्सीजन ही है सिर्फ, नहीं, एयर में कई सारी गैसेस हैं, तो उसमें CO2 भी होती है हमारी एयर में। ठीक है, एक्सेल आउट कर रहे हैं हम CO2 को, तो CO2 भी है ना कहीं ना कहीं। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो जरूरी नहीं है सिर्फ O2 आती है हमारी, ऑक्सीजन ही अंदर आती है, CO2 भी आती है कुछ अमाउंट में।
तो यहाँ पे हमारी दोनों की प्रेजेंस होती है, O2 की भी और CO2 की भी, बट ये है ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होती है, बहुत लो लेवल में होती है। ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन इसका है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन इसका है। आगे समझ। इस तरफ क्या होता है, ब्लड कैपिलरी में हमारा क्या होता है, अभी बताया था ऑलरेडी, वो ऑक्सीजन यूज कर चुकी है तो CO2 ज्यादा होता है। अब CO2 ज्यादा है तो बार बार यहाँ ऑक्सीजन से एल्विलाई से ऑक्सीजन भी तो प्रोवाइड कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन भी घूम रही है थोड़ी बहुत, तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, बट कितनी मात्रा में होती है, कितनी उसकी क्वांटिटी होती है, बहुत लो होती है, बहुत ही कम होती है। तो प्रेजेंस तो दोनों की है बट इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, तो यहाँ पे इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। इतना आगे क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब हमें पता है डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, इसीलिए हमारी जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से कहाँ को मूव कर रही है, ब्लड कैपिलरीज में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो हाई से लो की तरफ मूव कर रही है। और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव करेगी, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो हाई से लो की तरफ मूव करेगी। इसलिए जो हमारी ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर आती है। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, ये देख लेते हैं, यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है और फिर वापस से उसी पैसेज से, जिस पैसेज से हमारी ऑक्सीजन आई है उसी पैसेज से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है थ्रू आवर नोज। तो ये था हमारा गैसियस एक्सचेंज इन द एल्वियोलस या एल्वियोलाई। किस तरह से एल्वियोलाई में हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है हमने देख लिया। पहले देखेंगे, ऑक्सीजन आती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो क्या करेगी वो, कहाँ पे ज़्यादा है, एल्वियोलाई में ज़्यादा है, और हमारी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा है, तो ये हायर से लोअर में मूव करेगी ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो ये हायर से लोअर में मूव करेगी। तो इन दोनों का जब मूवमेंट हो जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और CO2 बाहर चली जाती है, एक्सेल आउट हो जाती है। तो ये था हमारा पूरा गैसियस एक्सचेंज। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स का। इसमें क्या हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस पढ़ना है। इनहेलेशन मतलब, इन मतलब अंदर ले रहे हो आप सांस, एक्सहेलेशन मतलब एक्सेल आउट कर रहे हो आप, सांस को एग्जिट कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन, मतलब ब्रीथ आउट कर रहे हो आप। ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होता है, थोराइक कैविटी चेस्ट एक्सपेंड्स। थोराइक कैविटी क्या होती है, चेस्ट कैविटी को हम थोराइक कैविटी भी कहते हैं। तो क्या होता है, जब आप सांस को लेते हो, अंदर लेते हो एयर को, ब्रीथ इन करते हो, तो इस तरह से आपने करी, हमें मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ऐसा आपने ली, तो क्या है, हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, क्योंकि आपको वॉल्यूम एयर आपको क्या करनी है, भरनी है ना किसी चीज के अंदर, तो आप क्या करोगे, उससे पहले फैलाओगे, एक्सपेंड करोगे। वहीं इसका अपोजिट किस में होता है, एक्सहेलेशन में। जब आप ब्रीथ आउट कर देते हो, सांस को छोड़ते हो, तो क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिब्स मूव अप। जब आप सांस लेते हो तो रिब, जो आपके रिब्स हैं दोनों, वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। ठीक है, और जब आप क्या करते हैं, एक्सेल आउट करते हो, तो जो आपके रिब्स हैं वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड्स मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डायफ्रेगम बिकम्स फ्लैट इन शेप। अब डायफ्रेगम एक न्यू वर्ड है, उसको जान लेते क्या होता है। इट इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द थोराइक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ऐसी लेयर होती है जो क्या करती है, एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है हमारी चेस्ट कैविटी से या फिर थोराइक कैविटी से। ये हमारी चेस्ट कैविटी है पूरी, उसके नीचे हमारी क्या, एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ से हमारा स्टमक शुरू होता है। ठीक है, तो इन दोनों कैविटी के बीच में एक सेपरेशन का काम करता है हमारा डायफ्रेगम। डायफ्रेगम हमारा हमेशा कर्व शेप में होता है। जब आप उसकी सिंपल शेप देखोगे ना रिलैक्सेशन में, तो वो हमेशा कर्व शेप में दिखेगा, आपको फ्लैट में नहीं दिखेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा वो कर्व रहता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, डायफ्रेगम बिकम्स फ्लैट इन शेप। जैसे ही हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं और रिब्स हमारे ऊपर को गए, तो हमारा डायफ्रेगम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, क्या होता है, फ्लैट हो जाता है बिल्कुल। और जैसे ही हम एक्सेल आउट कर देते हैं, तो एक्सेल आउट मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गए, तो नॉर्मल पोजीशन क्या है, कर्व है, तो क्या हो जाता है, वो कर्व हो जाता है, या फिर डोम शेप। डोम भी ऐसा ही होता है, कुछ सेमी हेमिस्फेरिकल टाइप, तो उस तरह से हमारा वो बन जाता है। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर्स इन लंग्स। जो हमारा लंग्स है उनकी जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपेंड हो रहे हैं, खुल रहे, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई और एयर अंदर आ जाती है।
वहीं एक्सेलेशन में क्या होता है, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है और एयर बाहर चली जाती है, उसको पुश आउट कर देते हैं। तो ये था हमारा इनहेलेशन और एक्सेलेशन। इसी के साथ हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो रेस्पिरेशन में हमारा लास्ट एक टॉपिक रह गया था जो लीव हो गया था, उसको एक बार देख लेते हैं। अब रेस्पिरेशन में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब ह्यूमंस में तो हमने देख लिया किस तरह से होता है। अब कई सारे और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ये प्रोसेस होती है, बट किन ऑर्गन से होती है, उनके पास डिफाइंड ऑर्गन्स होते हैं, उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। जैसे कि हमारी फिश है, तो वो ब्रीद इन करती है, तो वो कहाँ से, किस तरह से रिस्पायर करती है, किस तरह से सांस लेती है, वो लेती है हमारी गैसेस एक्सचेंज के लिए, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। वो कैसे करती है उसको, थ्रू गिल्स, गिल्स में, क्योंकि वो पानी में रहती है इस वजह से। अर्थवॉर्म किससे करता है, स्किन से करता है। और फ्रॉग किससे करता है, हमारा स्किन और लंग्स दोनों से ही करता है, उसके पास दो तरीके होते हैं। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं ट्रैकियस का और स्पाइरिकल्स का, ठीक है, जैसे कि हमारे कॉकरोचेस वगैरह हो गए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म किस पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, वो किसका यूज करते हैं, लंग्स का यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज आवर प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स के पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू वो डायरेक्ट डिफ्यूजन से हमारा गैसेस एक्सचेंज को कर लेते हैं। उनके पास कोई डिफाइंड ऑर्गन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन के द्वारा जो डिफ्यूजन होता है उससे डायरेक्टली वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। लास्ट वन इज एक्वेटिक एनिमल। अब क्या होता है, जो हमारे पानी में जो एनिमल रहते हैं वो ज़्यादा जल्दी ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, उनका जो ब्रीदिंग रहता है वो ज़्यादा फास्टर होता है। क्यों होता है, उसके पीछे एक रीज़न है। देखो, फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ऑर्डर टू टेक डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर H2O। अब हमारा जो पानी होता है उसमें कोई डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं आ रही है, ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, उसमें क्या है, हमारा H2O है, वाटर है हमारा, जो किससे बना है, H2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब इसमें ऑक्सीजन तो है, बट कैसी है, डिजॉल्व है, घुली हुई है, ठीक है, प्योर फॉर्म में नहीं है हमारी ऑक्सीजन, क्या है, घुली हुई है। तो उस घुली हुई ऑक्सीजन को लेने के लिए ज़्यादा जल्दी उन्हें क्या करना पड़ता है, ब्रीदिंग करनी पड़ती है। तो इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है, उनका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उनका रेट क्या होता है, फास्टर होता है। वहीं दूसरी ओर जो टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पे रहते हैं, उनका रेट स्लोअर होता है। क्यों, क्योंकि उनके पास तो प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन आ रही होती है, इस वजह से उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत स्लो होता है। तो यहाँ पे अब हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब मूव टू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन क्या होता है, किस तरह से ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन होता है, उनके बारे में।